Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today our topic is laws of learning. Thorndike, E.L. Thorndike has formulated the various laws of learning. These laws of learning are divided into two heads, that is the primary laws of learning and secondary laws of learning. जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. जो लॉ ऑफ रीडीनेस है, दिस लॉ is also known as the law of motivation और Wordsworth जो है, Woodworth, he calls it the law of mental set. तो इस हवाले से हमको ये बात समझ में आ जाती है कि लॉ ऑफ रीडीनेस जो है, इसमें ज़रूरी है कि एक लर्नर रेडी होना चाहिए. ही शुड बी मेंटली रेडी टू लर्न समथिंग. अगर वो मेंटली तैयार है तो ज़रूरी बात है जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होगी तो उसमें वो कामयाब तरीके से लर्न कर सकेगा. हमारी लर्निंग प्रोसेस सेटिस्फाई होगी. उसमें टीचर के लिए और इस लर्नर के लिए, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. इफ़ ही इज़ नॉट मेंटली रेडी टू लर्न समथिंग देन इट ऑल बिकम्स अनसेटिस्फाइंग. सब कुछ जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वो उसके लिए कोई कारआमद साबित नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लर्नर है वो मेंटली तैयार नहीं है इस चीज़ को हासिल करने के लिए. इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें एक लर्नर रेडी होना चाहिए ताकि वो हमारी लर्निंग एक्टिविटी है वो कामयाब हो सकती है. तो इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दिए गए हैं लॉ ऑफ रेडीनेस के, पहली बात मोटिवेशन. जब भी हम अपना लेसन शुरू करेंगे तो हमें पहले अपने इस लर्नर को मोटिवेट करना है, इसको मेंटली तैयार करना है ताकि वो रेडी हो जाए जो कुछ हम उसे पढ़ाने जा रहे हैं. दूसरी बात, हमें उसकी अटेंशन और इंटरेस्ट को बढ़ाना है. उसके लिए हमें क्लास में ऐसा माहौल तैयार करना है, उसको छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस देने हैं ताकि वो मेंटली तैयार हो जाए, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए, उसको मज़ा आ जाए और जो कुछ हम उसे देने जा रहे हैं वो खुशी खुशी उसे हासिल कर सके. तीसरी बात, हमें उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है. उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने से हम कामयाब हो जाएंगे. सो द टीचर शुड अरोज द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स. यानी ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है. इसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज. लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस और द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज. यानी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से ही एक इंसान सही साबित हो सकता है. जब तक इंसान प्रैक्टिस ना करे किसी चीज़ पर, कोई क्वेश्चन होगा जब वो गलत होता है, अगर हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. तो ज़रूरी बात है कि यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए. और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि अगर हम देखेंगे जो हमारा लर्नर है, जो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहता है, अगर हम उसे वो चीज़ें देते हैं जिनसे वो फ़ायदा हासिल कर लेता है, वी कैन से दैट one way modifiable connection
is made between a situation and a response. That connection's strength is other things being equal increased. सीधी सी बात है कि वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी हवाले से अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिस्यूज, तो वहां पे क्या होता है, व्हेन ए मॉडिफिएबल कनेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन ए सिचुएशन, देन क्या होता है, द अदर थिंग इज बीइंग इक्वल डिक्रीज्ड, वो कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है, यहाँ पे बच्चे को एक्सरसाइज कराना है, उसको काम में लगाना है। इसीलिए एजुकेशन जो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हम बोलते हैं। दैट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में प्रैक्टिस करने का हैबिट पैदा करना है, ताकि वो प्रैक्टिस करता रहे और उसके तमाम जो वो कन्फ्यूजन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो दूर हो जाएंगे। और उसके अंदर हमें सही प्रोनाउंसिएशन बढ़ानी है, उसके अंदर हमें स्किल बढ़ाना है, उसके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उनको इराडिकेट कराना है, वो हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करानी है वहाँ पे। दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा जो है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट is also called a law of pleasure and pain, or the law of satisfaction and annoyance. Law of effect, असर क्या होता है, क्या खुशी मिलेगी इसे, क्या दर्द मिलेगा इसे, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी इसे, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट में। गोया कि एवरी एक्टिविटी हैज इट इज इफेक्टिव ट्यून, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका कुछ न कुछ ट्यून निकलता है। क्या निकलेगा, सम एक्टिविटीज एंड इन प्लेजर एंड अदर्स एंड इन पेन। कोई एक्टिविटी करता है तो उसको खुशी हासिल होती है, लेकिन कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे उसको दर्द मिलता है। द एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द प्लेजर और सेटिस्फैक्शन टेंड टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड द लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव। जिस चीज़ से, जिस काम करने से, जिस एक्टिविटी से बच्चे को खुशी हासिल हो जाती है, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, तो वो एक्टिविटी हमें बार बार करनी चाहिए ताकि हमारी लर्निंग इफेक्टिव हो जाए। और जो एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द पेन, पनिशमेंट और आंसर आर नॉट रिपीटेड एंड देयर सिटिंग इज डिक्रीज्ड, और उनको हमें कम करना चाहिए। थॉर्नडाइक डिफाइन करता है, व्हेन ए मॉडिफिएबल कनेक्शन बिटवीन ए सिचुएशन and response is made and is accompanied by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased. But when made and accompanied by an annoying state of affairs, its strength is decreased. तो बच्चे को हमेशा के लिए सही एक्टिविटी करनी चाहिए, उसके लिए सही एक्टिविटी देनी चाहिए ताकि उसको खुशी मिले, और उसको कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देनी चाहिए जिससे वो डिप्रेस हो जाए या उसको कभी डिप्रेस किया जाए। एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है लॉ ऑफ इफेक्ट के, गुड एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स, यानी गुड एटीट्यूड होना चाहिए और उसके सही आदत होने चाहिए। कैन बी फॉर्मड इन चिल्ड्रन बाय एसोसिएटिंग देम विद रिवॉर्ड, सैटिस्फैक्शन और प्रेज। उनको हमें थोड़े से इनाम देने चाहिए ताकि उनमें सही हैबिट पैदा हो जाए। इमोशन ऑफ एंगर एंड जीलसी कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ एसोसिएशन। एंगर और जीलस, यानी जो एक इंसान के अंदर शरारत होता है, बच्चे के अंदर, तो इस शरारत को हम कम कर सकते हैं। किस तरीके से, जब हम उसको सही आदत, सही हैबिट्स की प्रैक्टिस कराएंगे। थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट इज बेस्ड ऑन दिस लॉ, यानी रिवॉर्ड देना, पुनिशमेंट नहीं देना। रिवॉर्ड शुड बी गिवन फॉर डिजायरेबल बिहेवियर, और हमें पुनिशमेंट तभी देनी चाहिए जब वो अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा। लेकिन उस अनडिजायरेबल बिहेवियर को हमें सही तरीके से मॉडिफाई करना है गुड बिहेवियर में। Theory of reward and punishment is based on this law. Yes, desirable sentiments can be formed and developed in the pupils with the help of this law. Any positive sentiments should be associated with the satisfying state of affairs.
These are the primary laws of learning.